मूवी शुरू होती है। हम एक लेडी को देखते हैं जो वैक्स की मदद से फेस मास्क बना रही है। उसका तरीका थोड़ा पुराना है लेकिन वो मास्क बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। उसका छोटा सा बेटा भी है जो डिनर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उसके डैड उसके बड़े भाई को लाते हैं। बड़ा भाई बहुत ही ज्यादा शरारती है और छोटे को हमेशा परेशान करता रहता है। वो किचन में सब कुछ उलट-पुलट कर देता है और इसमें छोटे भाई को चोट लग जाती है, इसलिए उसे हमेशा बांध कर रखना पड़ता है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कार्ली है। वो अपने भाई निक और दोस्तों के साथ फुटबॉल मैच देखने जा रही है। आज उनकी टीम का फाइनल मैच है, इसलिए सब बहुत ही एक्साइटेड हैं। बहुत ही दूर जा रहे थे ये लोग। लगता है ये लोग मैसी के बहुत बड़े फैन है। अब बहुत रात हो जाती है तो सभी लोग जंगल में रुकने का ही फैसला करते हैं। कार्ली और उसके दोस्त कैंप लगाते हैं, तभी उन्हें एक अजीब सी बदबू आती है। किसी को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये बदबू किस चीज की है। उनमें से एक दोस्त के पास कैमरा है जिससे वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। सब बहुत मजे कर रहे थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद सभी एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि अंधेरे में एक छोटी सी ट्रक आकर रुक जाती है। इसकी हेडलाइट सब पर चमकती है। ट्रक की चमकती हेडलाइट से सभी परेशान हो जाते हैं। वो ड्राइवर से लाइट बंद करने को कहते हैं लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिलता उन्हें। तो उनमें से एक लड़का बियर की बोतल फेंक कर हेडलाइट तोड़ देता है और वो ड्राइवर गाड़ी लेकर सीधा वहां से चला जाता है, लेकिन उनको लगा कि वो वापस नहीं आने वाला। रात के अंधेरे में कार्ली को लगा कि कोई उनके टेंट के आसपास है। वो अपने दोस्त को बताती है लेकिन उसका दोस्त कहता है कि यार रात हो चुकी है, सो जा तू। फिर भी कार्ली टेंट से बाहर निकल जाती है। सभी उठकर सब देखते हैं कि उनकी कारों की हेडलाइट्स टूट चुकी है और कैमरा भी गायब है। तभी कार्ली को फिर से वो अजीब सी बदबू आती है और वो उस बदबू का पीछा करती है। जाते जाते वो गड्ढे में गिर जाती है। उस गड्ढे में जानवरों की सड़ी गली लाशें थीं और वो बदबू यहीं से आ रही थी। कार्ली की चीख सुनकर उसके सभी दोस्त उसके पास पहुंच जाते हैं और कार्ली को बाहर निकालते हैं। ये लोग सभी हैरान थे कि आखिर इतने सारे जानवर एक ही जगह पर कैसे मरे हैं। तभी वो ट्रक फिर से आता है और उस ट्रक से एक आदमी निकलकर हिरणों की लाश गड्ढे में फेंकता है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये आदमी क्या कर रहा है। तभी कार्ली कहती है कि मैं तब ज्यादा डरी जब मैंने उसके अंदर एक इंसान का हाथ देखा, लेकिन वो आदमी हंसते हुए कहता है कि वो किसी इंसान का हाथ नहीं था, क्या कह रही हो तुम, बल्कि वो तो क्वीन का हाथ है। सबको उस आदमी का बर्ताव बहुत ही अजीब लगता है। तभी वेड नाम के एक दोस्त उस आदमी से पूछता है कि पास में कोई मैकेनिक है क्या, क्योंकि मेरी कार तो खराब हो चुकी है भाई। तो वो आदमी कहता है कि मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ और मैं आप सभी को वहां पे लेके जा सकता हूँ। वेड और उसके दोस्त मान जाते हैं, इसीलिए वो ट्रक वाला उन्हें मैकेनिक के पास लेकर जाता है और बाकी के लोग कैंप पर रहने का डिसाइड करते हैं। और निक और ब्लेक अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल मैच देखने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनको बहुत ट्रैफिक मिलता है। अब तो ऐसा लग रहा था कि मैच देखना नामुमकिन सा है। अब हम वेड और कार्ली को देखते हैं जो शहर पहुंच चुके थे। शहर में उनको कोई ना कोई मैकेनिक तो जरूर मिल जाएगा, इसलिए वो शहर में घूमने लगते हैं। अजीब बात तो यह थी दोस्तों कि शहर पूरा सुनसान था। कुछ लोग घरों की खिड़कियों से इन्हें देख रहे थे। तभी कार्ली और वेड को वो नाम का एक आदमी मिलता है जो उनकी समस्या समझता है। वो बताता है कि तुम्हें जिसकी जरूरत है वो मेरे पास है, लेकिन इसके लिए 1 घंटे बाद आना होगा तुम्हें। तो वेड और कार्ली शहर में घूमने निकल पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए दोनों साथ में एंजॉय करते हैं। घूमते घूमते वो हाउस ऑफ वैक्स नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं। अंदर जाने पर दोनों को पता चलता है कि यहाँ वैक्स की चीजें बनती है। वैक्स की स्टैचूज ऐसी लग रही थी जैसे कि वो असली हो। वेड को एक वैक्स का कुत्ता दिखता है, वो उसे छूता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कुत्ता तो जिंदा है। जिसके बाद कार्ली को एक डरावनी गुड़िया खिड़की से भागती दिखती है। वो डर के मारे वेड के पास आ जाती है। वो दोनों हाउस ऑफ वैक्स से जैसे ही निकलते हैं वो फिर से उन्हें मिलता है जो उन्हें अपने गैराज लेकर जाता है। गैरेज पहुंचने के बाद वेड अपनी कार के लिए सामान ढूंढने लगता है, लेकिन जो सामान उसे चाहिए थी वो उनके पास नहीं थी। तो वो वेड को अपने घर पर चलने को कहता है, शायद वहां पर कुछ मिल जाए। तो बिना सोचे समझे वेड और कार्ली उसके साथ उसके घर जाते हैं। रास्ते में वो उन दोनों को शहर की कहानी बताता है। वो कहता है कि एक जमाने में हाउस ऑफ वैक्स में एक परिवार रहता था। परिवार में हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बेटे थे। उनका हस्बैंड शहर का बड़ा डॉक्टर था, लेकिन किसी वजह से हस्बैंड वाइफ की मौत हो जाती है और तब से उनके बच्चों का कोई पता नहीं चला। इसके बाद वो के घर के पास पहुंच जाते हैं। तो कार्ली कार में रुककर वेट करती है और वेड बो के साथ अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद कार्ली को अजीब लगने लगता है। तभी उसकी नजर उसी ट्रक पर पड़ती है जो कैंप साइट पर उन्हें परेशान कर रहा था, और वही सेम टूटी हेडलाइट्स देखकर उसे याद आ जाता है कि ये कार तो वही थी। डर के मारे वो जोर जोर से वेड को बुलाती है और हॉर्न भी बजाती है।
जिसे सुनकर वेड बाहर तो आ जाता है, लेकिन वेड का ध्यान कमरे पर जाता इससे पहले ही लाइट चली जाती है। फिर एक डरावना साया वेड के सामने घूमने लगता है और अचानक उसे वैक्स का चेहरा दिखता है और वो वेड के पैर पर हमला कर देता है, जिससे वेड जख्मी हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वो घर से निकलता है और कार्ली पर हमला कर देता है। कार्ली किसी तरह बचकर भाग निकलती है। उसे समझ में आ चुका था कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। कार्ली भागती भागती चर्च में आती है, क्योंकि रास्ते में आधे समय उसने देखा था कि चर्च में बहुत लोग हैं। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो सिर्फ वैक्स की स्टैचूज ही हैं। असल में उन लोगों को भी मार दिया गया है और उनकी बॉडी पर वैक्स की परत छड़ी हुई है। वहीं वो मौका देखकर कार्ली को पकड़ लेता है और उसे गैरेज के बेसमेंट में ले जाता है। उसका मुंह बंद करने के लिए वो उसके मुंह पर गोंद लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक और लड़के को देखते हैं जो वेड को उठाकर बेसमेंट में लेकर जा रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि बो का भाई है, जो वेड को बेहोशी की हालत में एक मशीन पर बिठा देता है और उस पर गरम गरम वैक्स डालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वेड वैक्स का पुतला बन जाता है और थोड़ी देर में उसकी जान चली जाती है। अब इधर निक और उसके दोस्त अपनी बहन कार्ली को ढूंढते हैं, क्योंकि काफी समय हो चुका था और वो वापस नहीं आ रहे थे। अब वो कार्ली को ढूंढते हुए गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें बो मिलता है। निक बो से पूछता है, क्या तुमने एक लड़की और एक लड़के को साथ में देखा था? लेकिन बो झूठ बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, जबकि कार्ली को उसी ने ही बेसमेंट में डाला हुआ है। कार्ली अपने भाई की आवाज सुनकर समझ जाती है कि वो उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आया है, पर वो उनको आवाजें नहीं दे सकती थी क्योंकि उसके मुंह पर तो गोंद चिपका हुआ है, जिसकी वजह से आवाज नहीं निकलती उसके गले से। तो कार्ली अपनी उंगली बाहर निकालती है ताकि उसका भाई उसे देख सके, लेकिन निक और उसका दोस्त देखते ही नहीं। कार्ली अपने मुंह से ग्लू निकाल लेती है, जिससे उसके मुंह की चमड़ी भी निकल जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। निक को कार्ली की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कि कार्ली यहीं पर कहीं है। तभी वो निक पर हमला कर देता है, पर निक उससे बच के गैस स्टेशन के अंदर घुस जाता है और उसे लॉक कर देता है। वो अंदर आने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर आने में नाकाम रहा। वहीं निक बेसमेंट में जाकर कार्ली को बचाता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। निक तुरंत उसे बाहर लेकर आता है। वो बेसमेंट से निकल तो जाते हैं, लेकिन उनको बो कहीं नजर नहीं आता। वो शहर के दूसरे घरों में जाकर बो को ढूंढने लगते हैं। तभी वो दोनों एक बूढ़ी औरत के पास जाते हैं, तो अचानक से वो बूढ़ी औरत उनको खिड़की से झांकने लगी, लेकिन वो भी वैक्स की स्टैचू ही है। दरअसल वो बूढ़ी औरत की वैक्स की स्टैचू हर मिनट खिड़की से बाहर देखती है, ताकि लोगों को लगे कि शहर में लोग रहते हैं। सच तो ये था कि शहर में बो और उसके भाई के अलावा कोई नहीं रहता था। वहीं दूसरी ओर हम निक के एक दोस्त को देखते हैं। वो देखता है कि वेड का पुतला भी बना हुआ है, जो पियानो बजा रहा था। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वेड की आंखें अभी भी हिल रही थी। वो मरा नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तभी अचानक बो का भाई वहां पर आता है और उसे मार डालता है। उसने निक के और भी दोस्तों को भी मार डाला था। अब बस निक और कार्ली बचे हैं। वो कुछ हथियार उठा लेते हैं रास्ते से, ताकि खुद को वो बचा सके। लेकिन अब बो का भाई भी उन पर हमला कर देता है, जिससे बचते हुए वो दोनों सिनेमा घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ के वैक्स के पुतलों के बीच बैठकर एक्टिंग करते हैं। तभी वो भी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है। फिर निक भी हथियार से बो पर हमला करता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद निक और कार्ली वेड को बचाने के लिए बो के घर पर जाते हैं। दोनों को लगता है कि वेड अभी भी जिंदा है और अब वो उसे बचा लेंगे। लेकिन बो के घर के अंदर छानबीन करने के बाद उनको पता चलता है कि वेड तो अब मर चुका है। वहाँ पर उन्हें कुछ फोटोज मिलते हैं, जिनमें दो जुड़वा दिख रहे थे और ये फोटो बो और उसके भाई की है। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि बो और उसके भाई की बॉडी जुड़ी हुई थी। जब वो पैदा हुए थे तब वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे और ये बहुत ही रेयर केस था। सच्चाई तो ये है कि हमने जो कहानी की शुरुआत में एक कपल और उनके दो बच्चों को देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि बो और उसका भाई ही था। बो के फादर डॉक्टर थे और उन्होंने ही अपने जुड़वा बच्चों का ऑपरेशन किया था। लेकिन इस ऑपरेशन में बो के भाई का चेहरा बिल्कुल खराब हो जाता है, जिस चेहरे को देखकर कोई भी डर जाएगा। इसीलिए उसकी मदर ने उसके लिए वैक्स का मास्क बनवाया था, जिस मास्क को बो का भाई हमेशा फेस पर लगा के रखता था। लेकिन धीरे धीरे उसका एग्रेशन बढ़ता चला गया। ये सब पता चलने के बाद निक और कार्ली बेसमेंट की तरफ जाते हैं और अपने दोस्तों की लाश देखकर दोनों को बहुत बड़ा सदमा लगता है। उन्हें समझ में आ चुका था कि ये दोनों भाई बहुत खतरनाक हैं। वो अपने भाई को निक को मारने के लिए भेजता है। बो का भाई हथियार लेकर बेसमेंट में जाता है और जब निक और बो का भाई आमने सामने होते हैं, निक वहां आग लगा देता है ताकि बो का भाई पास ना आ सके, क्योंकि उसका चेहरा मोम का बना हुआ था। इस मौके का फायदा उठाकर निक और कार्ली वहां से भाग जाते हैं, लेकिन बो का भाई उनका पीछा करता है। जिसके बाद निक और कार्ली हाउस ऑफ वैक्स में आ जाते हैं
बेसमेंट हाउस ऑफ वैक्स के नीचे, इसलिए वो आग वहाँ पर भी लग जाती है, जिससे सारे वैक्स के पुतले जलने लगते हैं। वो भी वहाँ पर आ जाता है और गुस्से में आकर निक पर हमला कर देता है। वो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था, तभी पीछे से कार्ली उसके सर पर जोर से डंडा मार देती है। कार्ली उस पर इतना वार करती है कि आखिर में वो मर ही जाता है। वहीं बो का भाई भी अब वहाँ पर आता है और जब वो उसने अपने भाई को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठा और अब वो कार्ली और उसके भाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है। कार्ली वहाँ बुरी तरीके से फंस जाती है। वो उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारे भाई ने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तुम्हें अपने पास्ट की चीजों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन वो उसके बात पर यकीन नहीं करता और उसको मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। पर तभी कार्ली का भाई बीच में आ जाता है और कार्ली को बचा लेता है। अब बो का भाई निक को मारने की कोशिश करता है, तभी पीछे से कार्ली चाकू लेकर उस पर हमला कर देती है और उस पर बार बार वार करती है, जिससे वो मरता तो नहीं लेकिन कमजोर जरूर हो जाता है और निक उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वो अपने भाई के ऊपर गिरता है। जिस जगह पर आग लगातार फैल रही थी उस जगह पर आग लगातार फैलती जा रही थी, क्योंकि घर की लगभग हर चीजें मोम से बनी हुई थी। बो और उसका भाई ऐसे गिरे थे जैसे कि उनकी बॉडी फिर से कनेक्टेड हो गई हो, और ये बिल्कुल वैसा ही था जब वो पैदा हुए थे। अब वो घर जो वैक्स से बना हुआ था वो जलकर टूटने लगता है। निक और कार्ली वहाँ से भागने लगते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस आकर उनको रेस्क्यू करती है। एक पुलिस बताता है कि हमारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस शहर में पहले एक शुगर मिल थी जो ब्लास्ट हो चुकी थी और इसका असर पूरे शहर पर पड़ा था। लेकिन ये शहर तो पहले जैसा ही है, क्योंकि बो और उसका भाई लोगों को मारकर वैक्स के पुतले बना देते थे और साथ ही जो भी इस शहर में आता था उनके साथ भी वैसा ही करते थे। पर अब सब कुछ ठीक हो चुका था। निक और कार्ली कार में बैठकर जा रहे हैं, तभी कार्ली उसी ट्रक वाले को देखती है जो उन्हें शहर में लाया था। वो आदमी बहुत खुश होकर उनसे हाथ मिलाकर बाय करता है। तभी कार्ली को रियलाइज होता है कि बो की 2 भाई नहीं बल्कि 3 भाई हैं और ये तीसरा भाई है जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। और इसी तरीके से ये मूवी सस्पेंस यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।